नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 3 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के कोर्ट को तब तक सुनवाई न करने और कोई आदेश जारी न करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश हुई। हालांकि अदालत ने 3 प्रार्थना पत्रों, सर्वे रिपोर्ट और आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं ज्ञानव्यापी परिसर की कमीशन कार्रवाई रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत कर दी गई है। इसमें फोटोग्राफ और फोटोग्राफी के साक्ष्य भी जमा किए गए हैं। As an officer of the court, it is not possible that the two courts in the country proceed together. The trial court is also dealing with the matter and the Supreme Court also. Therefore, I have given an undertaking that since Mr. Harishankar Jain is unwell and by tomorrow he'll recover completely and he'll be present in the court. So till tomorrow the matter may be adjourned, and I have only made an undertaking and given my undertaking that till tomorrow before the trial court our lawyers will not proceed. So let the Supreme Court first decide the matter, and whatever the Supreme Court will decide, accordingly we'll proceed further. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कोर्ट से कहा है कि देश भर में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसलिए इन सब पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई आज होनी है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम कल इस मामले को सुन सकते हैं। हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी 3 बॉक्स में थी, सील्ड थी, वो सील्ड सहित हमने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। 10 से 12 पन्नों की रिपोर्ट होगी और उसमें वीडीए के स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन द्वारा 3 फ्लोर का पूरा बना हुआ है मैप, और 1-2 मैप लेके आए थे वादी पक्ष के लोग, उसको भी मैंने सबमिट कर दिया, उस समय दिखाए थे, तो सब चीजें सबमिट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में गुरुवार को 3 प्रार्थना पत्रों, सर्वे रिपोर्ट और आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। इन मामलों की सुनवाई अब सोमवार को होगी। इसके पहले सिविल जज की अदालत में स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में 3 दिन हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की। सर्वे रिपोर्ट में 15 पन्नों की रिपोर्ट में फोटो और वीडियोग्राफी भी सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई। अब न्यायालय इन पर विचार करेगा। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता सीता साहू ने कहा है कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उनको न्याय मिलेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जो वजू खाना है, जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए, वहाँ पे मलबा है वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए। वाराणसी जिला अदालत में दोनों पक्षों ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसको कोर्ट ने सूचीबद्ध कर लिया है। गौरतलब है कि वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिसमें नंदी के सामने वाली दीवार गिराने, वजूखाना और शौचालय शिफ्ट करने की अर्जी लगाई गई थी। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले एक और अर्जी दाखिल की गई। इसमें हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत के लिए याचिका दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के वाद को मथुरा जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया है। वादी रंजना अग्निहोत्री ने अदालत से प्रार्थना की है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को श्री कृष्ण विराजमान को सौंप दिया जाना चाहिए। 13.37 एकड़ जमीन पर वादी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया है। आज इस मामले को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, जिस पर आने वाले समय में सुनवाई की जाएगी। ये 13.37 एकड़ जमीन का मामला था, जिसे स्वीकार कर लिया गया कोर्ट के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट बेंच ने रिवीजन को स्वीकार किया है। केस को चलने को माना है और लोअर कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। मथुरा कोर्ट में रिवीजन था, वो रिवीजन स्वीकार हो गया है। लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से विधायक आजम खां को आज जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है। वो विगत 27 महीनों से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। इस मौके पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे हैं। उनके साथ प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे यार्ड ने एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। रेल दुर्घटना में किस तरह त्वरित राहत और बचाव कार्य किया जा सके, कैसे लोगों की खोज की जा सके, चोटिल यात्रियों को कैसे बचाया जा सके और सभी एजेंसियों को एक साथ लेकर काम किया जा सके, इस पर एक अभ्यास किया गया। किसी कठिन परिस्थितियों में दुर्घटना से जुड़ी सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर कैसे लोगों की सुरक्षा और जीवन रक्षा कर सकें, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई थी।
सुरक्षाकर्मी हमेशा सचेत रहें और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें, इसका यही उद्देश्य था। इस अभ्यास का उद्देश्य ये था कि यदि भविष्य में ईश्वर ना करे कि कभी कोई दुर्घटना हो, तो अगर दुर्घटना होती है तो जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो, समन्वय स्थापित करके हम कम से कम समय में जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित यहाँ पर हम कार्यवाही अपनी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें। इसका जो मूल बिंदु है वो ये है कि हम जो भी हमारे विक्टिम हैं, जो भी हमारे पैसेंजर फंसे हुए हैं, उनको बिना गंवाए, बिना समय गंवाए हम उन तक मदद पहुंचा सकें। क्योंकि इस तरीके के एक्सीडेंट में एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि जो शुरू का पहला घंटा होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम जल्दी से विक्टिम के पास पहुंच जाएं तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। ये एनडीआरएफ के साथ एक जॉइंट मॉक ड्रिल है लखनऊ डिवीज़न नॉर्दर्न रेलवे की, और इसमें किसी भी तरीके का जब कोई डिज़ास्टर होता है या कोई दुर्घटना होती है, उस समय हमारी जो टीम है जिसका कार्य होता है कि हमें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है, और रेस्क्यू करने के बाद फिर से हमको ट्रेन ऑपरेशन चलाना होता है। तो उसमें हमारे लोगों का रिस्पांस, हमारे लोगों की ट्रेनिंग और हमारे लोगों का जो उस समय जो व्यवहार या जो रिएक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस मॉक ड्रिल के ज़रिए ये देखा जा रहा है कि जो हमारी टीम है, जिसको हमेशा तैयारी की स्टेट में रहना चाहिए, वो कितनी तैयार है इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए। और इसमें एनडीआरएफ, चूँकि एनडीआरएफ के साथ ये हो रहा है, और एनडीआरएफ एक बहुत ही प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए उनके साथ ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। उधर भारत नेपाल सीमा से गुजरने वाले लोगों को डायल 112 के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा पर एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसमें नुक्कड़ नाटक, एलईडी एवं नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को डायल 112 से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। लोगों को बताया गया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सरकार की प्राथमिकता में है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 112 की ओर से प्रबल प्रतिक्रिया दी जाती है। पीड़ित महिला 112 पर कॉल कर अपना पंजीकरण करवा सकती है। जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से हिंदुस्तान आ रहे हैं या हिंदुस्तान से नेपाल जा रहे हैं, उनको हम ये बताएंगे कि ये जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं 112 की सुविधाओं को हमने पैम्फलेट्स के ऊपर लिखा है। ये छोटी हमने बुकलेट्स बनाई हैं, इन पे लिखा है, कार्टून स्ट्रिप्स है हमारे नुक्कड़ नाटक की टीम है। तो एसएसबी के साथ में हम ये मिलकर इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, किसी भी नेपाली भाई को अगर लगता है कि भारत में उनका किसी ने बैग चुरा लिया है, गलत बस में बिठा दिया है, या कोई बिछड़ गया है, वाइफ पीछे रह गई है, आगे निकल गए, कोई भी सिचुएशन हो, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के 112 पे कॉल करें। इसके लिए एक जागृति का अभियान, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों ने आज ये शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम डायल 112 का शुरू हो रहा है, जॉइंटली हो रहा है। दो एजेंसीज का आपस में मिल के ये तय होना कि रास्ते में जो भी सिटीजन्स हमारे क्रॉस करते हैं उनको ये पता हो कि किस प्रकार की इस नंबर को डायल करने के बाद जो हमें इसकी सेवाएं उपलब्ध होंगी, या आपातकालीन स्थिति में जैसे स्थिति में वो पड़ जाते हैं, अगर ये नंबर को डायल करेंगे तो उनको उसकी जो भी है सेवाएं वो उपलब्ध होंगी। एसएसबी का रोल क्या है, जब ये क्रॉस करेंगे तो हम उनको ये जागरूक करेंगे कि अगर आप रास्ते में जाते हैं, अगर ऐसी समस्याएं आएँ आपको आपातकालीन, तो इस नंबर को आप डायल करें। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के जो नेटवर्क है उससे, और किसी भी मोबाइल से ही किया जा सकता है। तो ये जनरली क्या है कि ये दोनों सिटीजन, इंडियन साइड के या नेपाल से जो इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। गोंडा जिले में इस समय पात्र और अपात्र राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। हर व्यक्ति की श्रेणी में अपने को पाता है, इसके लिए जगह जगह जानकारी कर रहा है और सरकार के गाइडलाइन की जानकारी कर रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिले में कुल 60,000 राशन कार्ड होल्डर हैं, जिसमें 20,000 राशन कार्ड पात्र हैं। इसमें लगभग 9,000 लोगों ने अब तक कार्ड सरेंडर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर,
कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एसी, इनकम टैक्स पेई, सरकारी नौकरी या पेंशनर है, ये सारे लोग अपात्र हैं। इनमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा और नगर क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा है, वे भी अपात्र हैं। उनको राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। शासन का ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि ऐसे राशन कार्ड धारक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनका सत्यापन करते हुए और उनके राशन कार्ड को डिलीट करने की कार्रवाई की जाए। लगभग अभी तक 9000 लोगों ने अपने राशन कार्ड समर्पित किए हैं। इसके अलावा जनपद में राजस्व विभाग और ग्राम विकास की एक टीम बनाकर ग्राम गाँव में राशन कार्डों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। जो अपात्र पाए जाएंगे उनके राशन कार्ड डिलीट भी किए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये मानक निर्धारित है कि अगर किसी के परिवार में 4 पहिया गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर है, एसी है, इनकम टैक्स पेई है या सरकारी नौकरी और पेंशनर है, जिसकी परिवार में समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में पर ईयर और नगरीय क्षेत्र में 3 लाख पर ईयर से अधिक है, तो ऐसे परिवार जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं, यानी अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। यूपी सरकार का ये आदेश है कि जिनके पास सरकारी नौकरी है और गाड़ी है, एसी है और जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन सारी योजना मतलब उनको इसके तहत कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए राशन कार्ड को यहाँ आके जमा करवाएं। इस आदेश का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे हिसाब से जो गरीब हैं उनको मेरे हिस्से का चीज़ दिया जाए, तो गरीब लोग हैं उनको इसकी सुविधाएं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएंगी। सरकार द्वारा नया आदेश जारी हुआ कि जिसके पास 4 पहिया वाहन, जनरेटर, पक्का मकान आदि है, वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे, अर्थात उनके खिलाफ वैधानिक विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हम जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय गोंडा आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं और सरकार का जो आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा दिया गया है। नोएडा में तैनाती के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने राकेश कुमार की पेंशन से 100% कटौती के आदेश जारी किए हैं। चेयरमैन ने उनको पद से हटाने की संस्तुति के लिए फाइल शासन भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की संस्तुति के बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद जिम्मेदार अधिकारी सड़क पर उतरे और अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया। लखनऊ चारबाग में लगने वाला जाम समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसी ही सड़कें रहें, इसको लेकर लगातार प्रयास करते रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर लखनऊ में दिखने लगा है। पुलिस विभाग, यातायात विभाग और नगर निगम विभाग के संयुक्त प्रयास से चारबाग की सड़कें चलने लायक हो गई हैं। सड़कों पर किया गया अतिक्रमण हटा दिया गया है। अवैध टैक्सी स्टैंड पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। दुकानों के बाहर लगने वाले ठेले वहां से हटाए गए हैं और उन्हें ठेला लगाने वाले चिन्हित स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया, बिकॉज हमें भी जब कॉलेज से यहाँ स्टेशन तक आना होता था तो जाम की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। हम लोग को वहाँ से यहाँ तक आने में भी दिक्कत होती थी। बट अब बिकॉज ऑफ मेट्रो भी थोड़ा सा, और ये जो साइड में जो खड़े रहते थे ऐसे रिक्शा फर्जी के, लेकिन वो सब नहीं रहते हैं, तो बहुत बेहतर हो गया पहले से। पहले को देखते हुए अब के समय में ठीक है कि हाँ किनारे में गुमटियाँ नहीं रहती हैं और आने जाने में दिक्कत भी नहीं होती है। पहले ट्रैफिक भी काफ़ी रहता था, कॉलेज आने जाने में भी लेट भी हो जाते थे और क्लासेस भी छूट जाती थी। जिस हिसाब से अब देखा जाए तो क्लासेस भी नहीं छूटती हैं, अब क्लियरिटी, रास्ता भी साफ रहता है और सब कोई दिक्कत भी नहीं होती है सब चीज़ को लेके। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।